कभी कभी ऐसा होता है कि सेम तैयारी करने वाले दो लोग में से एक लोग हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उसमें एक नया गुण रहता है जिसके कारण वो जीत जाता है? आप उदाहरण से समझिए। लोहा लोहा से ही कटता है, लेकिन वो कौन सी लोहा होता है और वो कौन सी लोहा को काटता है, ये समझिए। ये एक गर्म लोहा को एक ठंडा लोहा काट देता है। इसलिए लाइफ में कभी भी आप हमेशा के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए गुस्सा कीजिए, लेकिन बहुत कम। क्योंकि जितना आप ठंडा रहिएगा, जितना आप कूल रहिएगा, उतना आप अधिक तोड़िएगा। इसलिए तोड़ना है तो कूल रहिए। देखिए, आज हम लोग यूपीएससी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी यूपीएससी का प्रश्न उठाया जाता है तो जो कंपलसरी रहता है क्वेश्चन बनाना, वो मैट्रिक्स, अलजेब्रा मैट्रिक्स से ही आता है। तो आज अलजेब्रा मैट्रिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे। वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि आप 12th पास हैं और यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ऑप्शनल में मैथ लेना चाहते हैं, जो कि 500 नंबर के पूछा जाएगा, तो आप समझ के देखिए इस टॉपिक को। यदि आपको क्लियर समझ में आ जाती है तो समझ जाना है कि इसी प्रकार आपको हर एक टॉपिक में समझा दूंगा और आपको समझ में आएगा और खुशी खुशी से आप यूपीएससी मैथ ऑप्शनल को क्रैक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हम लोग का मुख्य लक्ष्य रहेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग एकदम जीरो से नहीं, माइनस से चलेंगे। यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ से भी समझा दूंगा और इतना बेहतर से समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि मैं फर्स्ट वीडियो से ही देख रहा हूँ। यदि आप पीछे वाले वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में आएगा, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि जो भी टॉपिक उठाएंगे, आप पीछे देखे हैं या नहीं देखे हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको पूरा क्लीन समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग का मुख्य लक्ष्य रहेगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझना है, और उसके लिए हम लोग एकदम जीरो से नहीं बल्कि माइनस से चलेंगे। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में जो इंट्रीज रहता है, जो एलिमेंट रहता है, वो रो और कॉलम के रूप में रहता है। 4 6 3 2 4 5। इसमें 2 रो है और रो की संख्या को m से डिनोट करते हैं, तो m हो गया 2। आप समझ रहे होंगे। कॉलम जो ऊंचा ऊंचा, ककोलत के झरना, यदि आप बिहार से है तो आपको पता होगा ककोलत के झरना मतलब, ककोलत के झरना मतलब, ककोलत मतलब कॉलम, और कॉलम मतलब ऊंचा ऊंचा। पहाड़ से न झरना गिरता है, तो जो ऊंचा ऊंचा है ना, वो समझिए कि ककोलत है। ककोलत मतलब कॉलम, और कॉलम के संख्या को सूचित किया जाता है n से। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा? n इसमें है 3। इतना तो बातें समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी कोई मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है
जिसमें m और n आपस में बराबर हो जाए। हाँ, हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है। तो क्या ऐसा मैट्रिक्स को कोई पर्सनल नाम है? हाँ है। उस नाम को हम क्या कहते हैं? देखिए, उस नाम को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर मतलब वर्गाकार, वर्गाकार मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब जितना लंबाई उतना चौड़ाई, इसका साइज दोनों तरफ से सेम रहेगा, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों जरूरी है पढ़ना? बहुत ज़रूरी है। आपको ऑर्थोगोनल तक पहुंचने के लिए स्क्वायर की भूमिका एकदम अहम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स पहले किसे कहेंगे? जिसमें m और n आपस में बराबर रहेगा। मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, क्या ये हम लिख दिए केवल 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें m का वैल्यू भी 1 है और n का वैल्यू भी 1 है। तो क्या m और n बराबर हुआ? तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या हम 2 3 5 4, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ है, क्योंकि m का वैल्यू है 2 और n का भी वैल्यू है 2, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या इसका अवयव माइनस में रहेगा तो भी? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अवयव माइनस में है, इंटीज माइनस में है, एलिमेंट माइनस में, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है कि ये रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है कि नहीं। ऐसे वाले को यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसे वाले को कहा जाता है 2 कोटि वाले स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, 2 कोटि मतलब 2 साइज, मतलब 2 ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 2 कोटि वाले वर्ग अवयव। यदि उसी के स्थान पर ऐसा हो 4 3 2 5 2, ये जो हम लिख रहे हैं वो कोई भी इंटीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 4, इसमें m का वैल्यू 3 है और n का भी वैल्यू 3 है, तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन ये कितने कोटि का है? 3 कोटि का, 3 ऑर्डर का, 3 साइज का। तो ये 3 साइज का है और ये 2 साइज का है और ये 1 साइज का है। क्या सर 4 साइज का भी होता है? हाँ होता है। 5 का? हाँ होता है। लेकिन हम लोग के मुख्य रूप से ये सिर्फ समझना है कि m और n बराबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसका उपयोग होगा आगे, उस टाइम भी आपको याद कराएंगे, लेकिन अभी आप समझ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या आता है समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स सब में तो मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में भी m की संख्या और n की संख्या आपस में बराबर होता है। एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, लेकिन सिर्फ बराबर ही नहीं होता है, बराबर के अलावा उसके अवयव का जो अरेंज करने का नियम होता है वो कुछ विचित्र तरीक़ा से होता है। वो क्या होता है समझाते हैं, आपको उदाहरण से ही समझ में आएगा। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। तो यदि यहाँ 4 दे दिए और यहाँ 0 दे दिए, यहाँ 0 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, तो आप देखें कि मुख्य विकर्ण में तो अवयव है कुछ, लेकिन यदि मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो अवयव 0 है। इसी को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है? 4 0 0 0 3 0 0 0 5। हाँ,
ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण को घेर दीजिए, उसका अवयव कुछ भी हो, उससे लेन देन नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने भी अवयव है वो क्या है, 0 है। और ये संभव है स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिसमें m और n आपस में क्या हो, बराबर हो। बातें समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान देना है, समझने का पॉइंट है, समझिएगा क्या है बातें। क्या सर एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? तो हाँ है, क्योंकि मुख्य विकर्ण को छोड़ देना है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0। तो सर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हाँ ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण 0 रहे, मुख्य विकर्ण कोई संख्या रहे, मुख्य विकर्ण माइनस में रहे, मुख्य विकर्ण प्लस में रहे, मुख्य डायगोनल कुछ भी रहे, लेकिन जो मुख्य डायगोनल है, जो फर्स्ट डायगोनल है, उसके अलावा बाकी सब के सब इंट्रीज, सब के सब अवयव, सब के सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, हाँ 0। बातें समझ में आ गया, सब के सब 0 होना चाहिए। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया है, ठीक है, समझना है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, इसमें भी m और n बराबर रहेगा। सर अब क्या होगा, हाँ समझना, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। ये कैसे सर, डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? देखिए, इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होना चाहिए। सर ये तो आप पीछे वाले में भी बोले थे कि मुख्य विकर्ण के छोड़कर सभी अवयव 0 होना चाहिए, हाँ, लेकिन वहाँ एक बात बोले थे कि मुख्य विकर्ण कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य विकर्ण जो फर्स्ट डायगोनल है वो सेम होना चाहिए, कुछ भी रहे यहाँ भी चलेगा, लेकिन जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। क्या सर 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम है। और इसके अलावा सभी अवयव क्या है, 0 है, तो ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या ये भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1? हाँ ये भी हो सकता है, ये कुछ भी रहे सेम होना चाहिए। क्या सर ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0? ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। बस डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होना चाहिए, लेकिन बस डायगोनल मैट्रिक्स में ये है कि यहाँ वाले अवयव बड़ा छोटा कुछ भी यहाँ वाले सेम होवे या ना होवे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एकदम सेम होना चाहिए। और क्या सर इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्य विकर्ण कुछ भी रहे उसके अलावा अवयव 0 है। क्या सर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। समझ में आया? क्या स्केलर मैट्रिक्स के बाद और भी कोई मैट्रिक्स जानना है इस श्रेणी में? बस एक और सर बता ही दीजिए वो क्या है। ठीक है,
वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, इसमें भी एम और एन आपस में बराबर होना चाहिए। सर आइडेंटिटी अब क्या आ गया है, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो सर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, मुख्य विकर्ण के अलावा सब अवयव 0 है। आप नहीं मानिएगा तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 है और मुख्य विकर्ण सेम है। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो सर आइडेंटिटी का पहचान क्या है? आइडेंटिटी का पहचान है कि डायगोनल के अलावा सभी अवयव 0 रहना चाहिए, लेकिन जो मुख्य डायगोनल है उसका सभी अवयव सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या बात है सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझ में आया? ये हुआ क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको पर्सनल रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, आई से, इसे भी आई से। अबरी सर अबरी तो लफड़ा हो गया, इसको भी आई से, इसको भी आई से। हाँ, यदि आपको आई दिया हुआ रहे तो आप ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन I2 दिया हुआ रहे तो केवल ये दे सकते हैं, और Y3 दिया हुआ रहे तो केवल ये दे सकते हैं, और Y दिया हुआ रहे तो आप दोनों दे सकते हैं। वहाँ सिचुएशन समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एम और एन बराबर, स्क्वायर से बना डायगोनल। डायगोनल में क्या हुआ था? मुख्य विकर्ण के अलावा सब अवयव 0। डायगोनल के बाद स्क्वायर स्केलर। स्केलर में क्या हुआ था? मुख्य विकर्ण का सभी अवयव सेम, बाकी सब 0। स्केलर के बाद आइडेंटिटी आया था। आइडेंटिटी में क्या हुआ था कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1, बाकी सब 0। यहाँ सेम, यहाँ कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, और यहाँ 1। कौन? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी, बाकी सब 0, बाकी सब 0। डायगोनल में कुछ भी चलेगा, स्केलर में कुछ भी नहीं, सेम, तब चलेगा। आइडेंटिटी में सेम नहीं, सेम के जगह 1 सेम होना चाहिए, तब चलेगा। अब आइडेंटिटी समझ में आ गया, स्केलर समझ में आ गया, डायगोनल समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा इसके बाद की दुनिया में ले चलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया। अब इसी में आपको हम बताना चाहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको उस टाइम भी ये सब का काम आएगा, वहाँ पर फिर से हम लोग बातें कर लेंगे। यदि माइंड से निकल जाएगा तो अभी माइंड फ्री कीजिए। अब हम लोग आते हैं टॉपिक में, एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ, हम लोग का मुख्य टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को जड़ को पहले मजबूत करना पड़ेगा। और आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि आपको कोई भी पॉइंट पढ़ाएंगे, आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए तो बातें करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत सिंपल। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर ए से डिनोट कर ली, ठीक है?
यदि आप 2 3 5 5 2 1 कुछ ऐसा मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें कुछ भी चलेगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए, कुछ भी मतलब नहीं अभी फ़िलहाल, लेकिन कुछ देरी के बाद मतलब हो जाएगा। अभी हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पहले ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो ए को आज ए नहीं लिखेंगे, ए पर पावर टी लिखेंगे, या तो इसको ए पर डैश लिखेंगे, या तो इसको ए पर छोटा टी लिखेंगे। ये बड़ा टी हुआ, ये छोटा टी हुआ, तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। समझ में आ रहा है बातें? हाँ, तो ये ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे? पहले तो जानिए कि जो एम रहता है ना वो बदली हो जाता है एन से, और एन बदली हो जाता है एम से। मतलब कि इसकी दुनिया पलट जाता है। एम जो रो की संख्या वो कॉलम की संख्या बन जाता है, और पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये 2 3 5 5 2 1 आप क्या देखें? पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये हुआ ट्रांसपोज। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, हमने बोला पहला रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाया, लेकिन आप गलती कर चुके। गलती नहीं मेरे दोस्त, सही किए। क्या किए हैं सर? पहला कॉलम को आप पहला रो बनाया, देख लो, दूसरा कॉलम को दूसरा रो, तीसरा कॉलम को, हाँ सर देखिए 2 5 2 5 3 2 3 2 5 1 5। हाँ, तो ये नियम है, प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। आप जैसा कीजिएगा वैसा होगा। आप रो को कॉलम में बदलें तो ऑटोमेटिक कॉलम क्या चीज़ में बदला गया? रो में। तो यहाँ दोनों कंसेप्ट आपके लिए सही है। रो को कॉलम में बदलिए या तो कॉलम को रो में बदल लीजिए, ट्रांसपोज हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या बातें हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका ही उपयोग ऑर्थोगोनल में होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जिस कंटेंट का उपयोग होगा वो अब आने वाला है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। क्या सर? ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही बगल में एक मैट्रिक्स अनमोल है, अपने आप में विचित्र है। कैसे विचित्र है सर? उसको उलटिएगा तो उल्टाएगा ही नहीं। ये क्या होता है? किसी को भी उलटिएगा तो हाँ ऐसा है कि उलटिएगा तो उल्टाएगा ही नहीं। आप देख लीजिए, हम उल्टेंगे और नहीं उल्टाएगा, आप भी उलटिएगा तो नहीं उल्टाएगा। आज 2-4 को गमो लग बोला लीजिएगा तैयो नहीं उल्टाएगा। ऐसा विचित्र मैट्रिक्स है, दिखाते हैं आपके सामने। ये समझिएगा, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। पहले तो ये देखिए जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मिटा देते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, खाली उल्टा देना है। हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हाँ, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश निकालिए। तो पहला रो को पहला कॉलम बनाइए 5 4, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाइए 4 3। हमें तो लगता है कि आपसे नहीं उल्टाया,
देख लीजिए, वही है। हाँ सर, एकदम आप सही बताया ना, नहीं उल्टाया ना। ये हुआ कौन? तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंबल ये है कि ये और ये डैश आपस में जिस दिन बराबर हो जाए उसको बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए और ए डैश आपस में बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक सर 3 कोटि वाला थोड़ा लेकर दिखाइए तो, 3 कोटि वाला क्या होता है? 4 3 5, यहाँ 3 2 6 5 6 1। ठीक है, अब इसको उलट के थोड़ा देखिए। ए डैश बनाइए तो, बनाया जाए। पहला रो पहला कॉलम 4 3 5 3 2 6 5 6 1। क्लियर? देखिए, अभी इसको आप देखिए, सेम है उल्टे हैं भाई। पहला को पहला बनाए, देखिए गलती नहीं है। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, लेकिन नहीं उल्टाया, एकदम नहीं उल्टाया। इसी को बोला जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में आप क्या देखे हैं कि ए और ए डैश आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी को बोला जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया बात? एक बातें आपको और बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को, कि कोई मैट्रिक्स है, ये कुछ भी है, 4 3 2 1, समझ रहे हैं ना? यदि ये और ये डैश निकाल के हम जोड़ दें तो पहले से साइमेट्रिक रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन अब ये जो जोड़ कर आएगा ना उस साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, एकदम पक्का। करें, ए डैश निकाल लें, ये 4 3 पहला रो 2 1। अभी तो बेचारा साइमेट्रिक नहीं है, देखिए ये और ये सेम नहीं है, लेकिन ये और ये डैश को जोड़ दो, 4 4 8, 3 2 5, 2 3 5 और ये 2। अब इसको उलटना चाहिएगा तो आप उलटिए, ये 8 और ये 5, ये 5 और ये 2। बताइए दोनों सेम है या नहीं है? तो आप ए प्लस ए डैश को जो रिजल्ट मिलता है, चाहे पहले से जो भी मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सारा कहानी स्क्वायर मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहले से जो भी रहे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ये और ये डैश जोड़ दीजिएगा तो जो मैट्रिक्स आ जाएगा नया वाला, वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। सर एक बात हमको क्लियर कीजिए थोड़ा सा, 3 कोटि वाला में आप लिख कैसे दिए? आपको याद था क्या? साइमेट्रिक मैट्रिक्स उल्टे तो वही आया। पहले 2 कोटि समझाइए। देखो भैया, ये और ये सेम लिख देना, ठीक है? नहीं सॉरी, यहाँ और यहाँ सेम लिख देना, बाकी इसको तुमको जो लिखने मैंने 1 2 लिख दो, इसको उल्टोगे तो वही आएगा। ये और सेम होना चाहिए, बस सेम होना चाहिए, ठीक है? ये तो समझ में आया। 3 कोटि वाला 1 2 और 2 ये दोनों सेम होना चाहिए। 5 5 ये दोनों भी सेम होना चाहिए। ये जा कुछ दे दो 3
एजा कुछ दे दो 1 और फिर ये सेम होना चाहिए। आदि आप 6 देना चाहते हैं तो यहाँ भी 6। देखिए ये सेम होना चाहिए। ये मुख विकर्ण पूछ रहे चलेगा, बाकी ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। यदि ऐसा आप लिख पाते हैं तो इसको उलटिएगा ना, फिर यही रह जाएगा। इसी को बोला जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया बातें? साइमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, लाइन पर रहिए। एक होता है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, अस्क्यू अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी हालत क्या होती है समझिएगा। इसकी हालत क्या है, इसमें क्या है ना कि ए और ए डैश बराबर नहीं, ए और माइनस ए डैश बराबर, या माइनस ए और ए डैश बराबर। मतलब ए और ए डैश बराबर नहीं, ए के साथ माइनस ए डैश बराबर। जैसे यदि कोई एक मैट्रिक्स है, अब इसमें है 0, 4, -4 और 0। ठीक है, समझ रहे? अब आप ए डैश निकालिए, निकाल रहा हूं। 0, 4 यहाँ, -4 और 0 अभी बराबर नहीं होगा। हमने बोला ए बराबर कौन होगा, माइनस ए डैश। ये तो ए डैश है, माइनस ए डैश कैसे निकलेगा? सभी अवयव में माइनस गुना हो जाएगा, और 0 में माइनस गुना होता है तो ऑलवेज 0 रहता है। ऐसा नहीं होगा कि -0 लिखा है। तो बताइए क्या बनेगा? ये 0, ये 4, ये -4, ये 0। अब आप देखिए ए और माइनस ए डैश आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हो गया, तो ये हुआ अस्क्यू साइमेट्रिक। सर इसको आप कैसे लिखते हैं? मेरे भाई मुख विकर्ण का अवयव 0 कर देना और बाकी सेम। सर 3 कोटि वाला लिख के दिखाइए थोड़ा सा। देखो, मुख विकर्ण का अवयव 0। समझ में आया? समझ में आया? बाकी ये अवयव सेम। दू तो यहाँ दू, लेकिन एगो का चिन्ह अलग। यहाँ दू तो यहाँ -2, यहाँ दू तो यहाँ -2। क्लियर? यदि यहाँ 4 तो यहाँ -4, और यहाँ 5 तो यहाँ -5। ये भी माइनस में रह सकता है, ये भी। ये दोनों सेम होना चाहिए, खाली चिन्ह अलग होना चाहिए। यही जो आता है वो विषम सममित, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है। वही बात है, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे ये है, ठीक है। यदि आप ए डैश निकालते हैं तो ये 0, -2 और 4, 2, 0, -5, -4, 5 और 0। समझ में आ रही बात है? अब माइनस ए डैश निकालते हैं तो ये 0, -2, 4, ये 2, 0, -5, ये -4, 5, 0। क्या सेम हुआ? तो आप देख लिए हैं, ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचानने का क्या नियम है कि ए और ए डैश जो निगेटिव है वो आपस में होना चाहिए बराबर। सर पहले आप साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या किए थे कि कोई वर्ग मैट्रिक्स था और उसका आप परिवर्त निकालें और उसको जोड़ दिए तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। विषम साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा कोई फंडा है क्या? हाँ है। कोई भी वर्ग अभी लीजिए, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसका डैश निकालिए। अब जोड़िए नहीं, घटा दीजिए, आ जाएगा अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा दिखाइए तो समझना है मेरे।
जैसे 2 कोटि वाला लेते हैं, A बराबर 4 2 3 1। अभी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। A डैश निकालिए, 4 2 3 1। अब A में A डैश घटाइए। घटाने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीका से आता है, इसको उठा के इस पर पटक दीजिए और जो जहाँ है उसको घटा दीजिए। तो ये 4 4 के पास जाएगा, घटेगा तो 0। 2 के पास 3 जाएगा, घटेगा तो -1। 3 के पास 2 जाएगा, घटेगा तो 1। और 1 के पास 1 जाएगा, घटेगा तो 0। तो जो अभी आप देखे हैं ना, ये क्या है? जो अभी आप देख रहे हैं ये क्या है? एक विषम सममिता भी है। पहचानने का नियम, मुख विकर्ण 0, बाकी यहाँ का एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया। अब जिसकी इंतजार है वो आपके सामने है। क्या है सर? वो क्या है? देखना भाई, आप A में A डैश जोड़ें तो क्या मिला? साइमेट्रिक्स। A में A डैश, सॉरी, A में A डैश घटाएं तो क्या मिला? अस्क्यू साइमेट्रिक्स। मतलब कि A और A डैश बराबर होता है तो साइमेट्रिक्स होता है। A बराबर -A डैश होता है तो अस्क्यू साइमेट्रिक्स होता है। A और A डैश बराबर होता है तो साइमेट्रिक्स। A और -A डैश बराबर होता है तो अस्क्यू साइमेट्रिक्स। अब क्या? अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है, समझना है कि A और A डैश का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, यदि I के बराबर आ जाए, हाँ वही I, कौन? वही I, लेकिन साइमेट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक जो भी पढ़ रहे हैं वो AM और AN आपस में क्या है? बराबर है। A इंटू A डैश बराबर है I, चाहे A डैश इंटू A, ये दोनों में से कोई यदि I के बराबर आ जाता है, I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें यदि ये दोनों 2 कोटि का रहेगा तो I 2 कोटि का आएगा, और ये दोनों 3 कोटि का रहेगा तो I भी 3 कोटि का आएगा। यदि ऐसा आ गया तो इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ, आप सही सुने। अब हम लोग लक्ष्य पर पहुंचे। इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझाने के पीछे मेरा फंडा था कि पीछे वाले जितने भी अवयव है सबको आपको समझा दें, जितने भी मैट्रिक्स है सबको समझा दें। तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन हुआ? A डैश इंटू A बराबर A इंटू A डैश बराबर I यदि आ जाए कोई भी ऐसा मैट्रिक्स में, उसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मेरे भाई एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि कौन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और कौन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। जैसे मान लेते हैं, सॉरी इसको पहले पूरा डिलीट कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फंडा क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A इंटू A डैश बराबर A डैश इंटू A बराबर I, यही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब समझना है मेरे भाई, अब समझने वाली बात है, समझिएगा क्या फंडा है। यदि A बराबर हम लेते हैं 1/3
ठीक है, ए बराबर ले लेते हैं 1/3। अब 1 2 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, सभी मैट्रिक्स तो ऑर्थोगोनल होगा नहीं। हाँ, 2 1 -2, अब 2 -2 2 -1, इसको देखते हैं। ये ए है, ठीक है, ए डैश निकाल लेते हैं, पहले निकाल लिए। ये 1/3 आ गया। 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, समझ रहे हैं बातें को? सॉरी। अब ए में ए डैश को पहले गुना करते हैं। गुना करने का नियम समझिएगा। ये जो आगे में गुना है ना, वो 1 दोनों गुना होके 9 हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख दीजिए 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 में कौन गुना होगा? 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 गुना किया जाए 1/9। इवन 2 दूनी के 4 और गड़बड़ नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। फिर 2 दूनी के 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये इसमें 2, यहाँ 2, यहाँ -2, सॉरी 2 2 -4, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। गुना कैसे होता है? पहला रो को पहला कॉलम में, पहला रो को दूसरा कॉलम में। ये इसमें -2, ठीक है, ये +4, ठीक है, ये -2। क्या बात है! चलिए, ये 2, ये +2, ये -4, ये 4, ये +1, ये +4। नेक्स्ट -4 +2 और +2, क्या बात है! -2 +4 -2। अब यहाँ -4 +2 फिर +2। अब यहाँ +4 +4 और +1। अब मेरे पास क्या बचा है? ये 9, ये 0, ये भी 0, ये 0 9 0 0 0 9। अब जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे सभी, अब में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आया किसके बराबर? आई के बराबर। तो यदि ए में ये डैश गुना किए तो ये आई के बराबर हो गया। यदि आप पहले ए डैश बाद में ए गुना कीजिएगा तो भी ये आई के बराबर आ गया। अब दोनों में से कोई भी नियम पालन करेगा, इतना बराबर आई आ जाए चाहे इतना बराबर आई आ जाए। यदि इतना बराबर आई आ रहा है तो ये फिक्स है कि इतना बराबर भी आई आएगा। समझ में आ रहा है बातें? हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया बातें? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि बोलते हैं तो थोड़ा सा बातें को एकदम क्लियर करते हैं कि क्या बातें होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट और आगे क्या बढ़ सकता है। देखो भाई, ए इंटू ए डैश बराबर, आप आई पर देखें तो ए डैश बराबर हो जाएगा ए आई इंटू ए इनवर्स। समझ में आया?
ये जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये इनवर्स में बदल जाएगा, तो ये इनवर्स आई लिखिए, चाहे आई इंटू ए इनवर्स लिखिए। समझ में आ गया बातें? तो आप ए और ए डैश किसके बराबर देखें? ये इनवर्स के बराबर देखें। आगे हम लोग देखेंगे कि ये इनवर्स में आई गुना करेंगे, किसी में भी आई गुना करेंगे तो इनवर्स ही रहेगा, आई अपने आप साइलेंट हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, जब इनवर्स पढ़ेंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि यदि ये डैश ये इनवर्स आपस में बराबर हो जाए तो समझ जाना है कि ऑर्थोगोनल है। और यदि ऑर्थोगोनल रहेगा, पहले बोल दिया जाए, तो हमको ये इनवर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली ये डैश निकाल देंगे, फटक से ये इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक को सीखेंगे, जहाँ से भी सीखेंगे उसको एकदम पूरे क्लियर कर लेंगे। पहला हम लोग के क्या पढ़े थे? स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें एम और एन बराबर था। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव के अलावा सभी जीरो था। तीसरा क्या पढ़े थे? स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव सेम था। चौथा आइडेंटिटी में क्या पढ़े थे? मुख्य विकर्ण का सभी अवयव 1। उसके बाद साइमेट्रिक्स, ए और ए डैश बराबर। पहले ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? ए को उलट दिया जाता है, ए डैश निकल जाता है, जिसमें ए और ए डैश बराबर साइमेट्रिक, जिसमें ए और माइनस ए डैश बराबर स्क्यू साइमेट्रिक्स, जिसमें ए और ए डैश का गुणनफल आई उसको ऑर्थोगोनल। समझ में आई? थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।